Hey guys, this is Vinay Shukla. Welcome to my YouTube channel, The Qualifiers Academy, always one step ahead. So guys, yesterday we will discuss regarding our syllabus of NTA UGC NET JRF paper 2 commerce, and today we will start our preparation, and in this contest we will start our unit number 3 which is business economics. सो गाइज हम लोग पहले यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे, उसके बाद एक एक करके सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमारे अगर नेट के सिलेबस में देखें तो पेपर जो यूनिट नंबर जो 3 है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेकिन इससे पहले भी 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, तो उन 2 यूनिट्स को हम लोग जो है बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग जो है यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स को जो है कवर करेंगे, और इस यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम लोग मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद में हमारे पास डिमांड है, फिर ऐसे ऐसे करके जो है बहुत सारे जो है सब टॉपिक जितने भी आएंगे उसको हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे और उसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों के पास जो है वो है हमारे पास मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को जो है 2 टर्म को पढ़ना पड़ेगा। जो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसको समझने के लिए हमको पहले 2 टर्म को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आखिर में बिजनेस क्या होता है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसमें जो ये है इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द वर्ड स्केयरसिटी। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वर्ड है वो स्टार्ट होता है वो स्केयरसिटी से होता है। ठीक, ये हमारे पास स्केयरसिटी है, मीन्स स्केयरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी की, शॉर्टेज। ठीक है, तो इस शॉर्टेज को जो है देखते हुए हम लोग यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है। एक है हमारे पास वांट्स, जिसको हम लोग अपने जो है डिज़ायर बोलते हैं, और हमारे पास एक रिसोर्सेज है। ठीक है, इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी वांट्स होती हैं, उसकी डिज़ायर होती हैं, क्योंकि जो कहा जाता है या कहा क्या जाता है कि जो हमारी वांट्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की या ह्यूमन बीइंग की, वो अनलिमिटेड होती है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। क्योंकि मानव प्रकृति में यह देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसकी दूसरी बहुत सारी इच्छाएँ जो हैं, दूसरी बहुत सारी इच्छाएँ आ जाती हैं या जन्म ले लेती हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि जो हमारा वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, और जो हमारे पास जो उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए ये सारे बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, और जो ये रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। तो अब रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है और हमारे पास जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अब इन वांट्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? तो फुलफिल तो नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारे पास अगर 10 रुपया है और खर्चा जो हमारे पास है वो 12 का है। ठीक, तो अब जो है खर्चा 12 का है और जो हमारे पास रिसोर्स है वो है हमारे पास जो है 10 रुपया। ठीक, अब ये कैसे फुलफिल होगा? तो इन चीज़ को जो है सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया टर्म आया, इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि किसी के पेरेंट ने उसको जो है 10 रुपया दिया। ठीक, 10 रुपया दिया और उनके जो है पेरेंट ने कहा कि इन 10 रुपये में आपको जो है अपनी सारी इच्छाएं, सारे आपके डिज़ायर, सारे आपके जो है वांट्स को फुलफ़िल करना है। अब उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके जो डिज़ायर हैं वो बहुत सारी डिज़ायर हैं। उसको जो है मूवी देखना है, उसको जो है खेल के लिए कुछ सामान खरीदना है, उसको कहीं घूमने जाना है। तो उन सारी डिज़ायर को देखते हुए उसके पास जो बजट है वो है 20 रुपये का। ठीक है, और उसके पेरेंट ने उसको दिया है 10 रुपया। ठीक, अब उस 10 रुपये से 20 रुपये का फुलफिल तो हो नहीं पाएगा भाई, तो वहाँ जो यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो वो अब क्या करेगा, वो इस 10 रुपये को इस तरीके से मैनेज करेगा कि जो है ये अपनी सारी वांट्स को, वो उसकी वांट्स फुलफिल हो जाएं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जैसे उसको घूमने जाना था 20 किलोमीटर तो वो 10 किलोमीटर जाएगा। उसको जो है स्पोर्ट के लिए कोई महंगा बैट खरीदना था तो वो अब जो है सस्ता बैट खरीद लेगा, या उसको जो है कोई चीज़ खरीदना था 10 रुपये का तो वो खरीद लेगा 5 रुपये का। तो ऐसे ऐसे करके वो जो है अपने इस 10 रुपये में अपनी सारी वांट्स को जो है फुलफिल कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स।
और इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में होता है कि लिखा रहता है, या डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसमें बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस इन विच द अनलिमिटेड वांट्स, ये अनलिमिटेड वांट्स आर फुलफिल्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। इन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे फुलफिल करें, वही हमारा इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स का जो वर्ड होता है वो स्टार्ट होता है स्केयरसिटी से। स्केयरसिटी का मतलब होता है जो है किसी चीज़ की कमी, और इस स्केयरसिटी को समझने के लिए हम जो है दो टर्म को पढ़ेंगे। इस दो टर्म में जो हमारे पास है, पहला टर्म वो है हमारे पास वांट्स, और दूसरा हमारे पास है रिसोर्सेज। और हमारे पास जो वांट्स होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड, और हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो है लिमिटेड अमाउंट में। तो इन अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा जो है फुलफिल करते हैं, उसी को हम लोग जो है इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अच्छा, आगे हम लोग अगर पढ़ें तो आगे हमारे पास एक दूसरा टर्म है जो है बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस को हम लोग बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को कैसे हम लोग समझेंगे, तो इसमें ये डेफिनेशन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो ये डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि ऑल सच रेगुलर वॉलंटरी एंड लीगल एक्टिविटीज विच आर कैरीड बाय मैनकाइंड विद द ऑब्जेक्ट। जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनकाइंड का या किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी एंटरप्रेन्योर का, वो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग वेल्थ और अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो इस मोटिव से लेके जो है किसी कार्य को या किसी एक्टिविटी को जो है ऑर्गेनाइज करता है या एक्टिविटी जो है करता है, जिसका मेन मोटिव जो मोटिव होता है वो होता है अर्निंग वेल्थ और अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट के मोटिव से जो है किसी भी एक्टिविटी को जो है करता है, या वेल्थ के मोटिव से जो है किसी भी एक्टिविटी को जो है करता है, तो उसको हम लोग जो क्या कहते हैं वो कहते हैं बिजनेस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बिजनेस, और इधर हम लोगों ने जो है इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। ठीक है, अब हम जो है अच्छी तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, हमने अब जो है इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद में बिजनेस पढ़ा, अब हम लोग आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। तो अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जैसे बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे जैसे इंडिविजुअल हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ, जो वो बहुत सारे ऐसे जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें इकोनॉमिक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को जैसे डिमांड हुआ, जैसे सप्लाई हुआ, प्राइस हुआ, आउटपुट हुआ, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे जो है टर्म हैं, इकोनॉमिक्स टर्म हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जो कि हम अपने जो है कोई भी एंटरप्रेन्योर है या कोई इंडिविजुअल है वो यूज़ करता है। ठीक है, अब जो है ये इन सारे वेरिएबल्स को जब हम यूज करते हैं तो उन वेरिएबल्स की वजह से कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम अराइज होता है। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस टूल्स का यूज़ किया जाता है उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ भी लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग जो है पढ़ते हैं कि ये आखिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच इज़ रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ and principle at firms level for achieving the business objective is called business economics। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, बिजनेसमैन टेक्स, वही चीज़ें लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है, वही चीज़ें यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन टेक्स ए नंबर ऑफ डिसीजंस विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स, लाइक डिमांड हुआ हमारे पास, सप्लाई हुआ, प्राइस हुआ, आउटपुट हुआ, एक्सेट्रा हुआ। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए बिजनेसमैन। ठीक है, कोई बिजनेसमैन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बिजनेसमैन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है जो बहुत सारे जो कोई भी एक्टिविटी अगर वो एक्टिविटी कर रहा है उसमें जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स का उसमें यूज होता है, जैसे डिमांड हुआ हमारे पास, सप्लाई हुआ, प्राइस हुआ, आउटपुट हुआ, तो ये सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इनकी वजह से उसको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे कि जो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे उसको हम लोग जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, अगर हम कहें कि जब कभी
किसी भी बिजनेस में, ठीक है, जब इकोनॉमिक्स टूल्स का यूज़ किया जाता है तो उस कंडीशन को भी बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस में अगर इकोनॉमिक टूल्स हुआ, डिमांड हुआ, सप्लाई हुआ, हमारे पास प्राइस हुआ, आउटपुट हुआ, इन सब चीज़ों को जब हम किसी बिजनेस में यूज़ करते हैं उस कंडीशन को जो है हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिजनेस इकोनॉमिक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, ठीक है। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कि इसके जो क्या कहते हैं कि स्कोप क्या है, इसका बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके स्कोप्स क्या हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस स्कोप को पढ़ने के लिए हमको 3 चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो पहली चीज़ है वो है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। दूसरा हमारे पास है नेचर है, तीसरा हमारे पास लिमिटेशन है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके हम लोग जो है पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में कौन कौन से जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका नेचर क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इसके लिमिटेशंस क्या हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो स्कोप में हम लोग इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है आगे स्कोप में। तो पहला जो हमारे पास है वो है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इस सब्जेक्ट मैटर में हम लोग जो है पढ़ते हैं, इसमें 3 से 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको समझने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के। इसमें 3 से 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। अच्छा, डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग को समझने के लिए हमको ऐसे हम समझते हैं कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरर है, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। अब हमको किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, ठीक। अब इस प्रोडक्शन करने के लिए हमको डिफरेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत सारी जो है मार्केट में एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका जो है डिमांड है भी कि नहीं है, मार्केट में लोग उसको जो है डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम जो है इसलिए हम लोग जो है डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कि प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड ऑन द डिमांड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड इटसेल्फ डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, ठीक है। जो प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो डिमांड पे डिपेंड करता है, और जो डिमांड होता है वो डिफरेंट टाइप के वेरियस फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। जो प्रोडक्शन होता है वो तो डिमांड पे डिपेंड करता ही करता है, लेकिन जो डिमांड होता है वो खुद वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। Therefore, demand analysis and forecasting is very necessary for determination of size, shape, टाइप्स एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम प्रोडक्शन के लिए सोचते हैं तो उसके बारे में हम लोग जो है डिमांड एनालाइज करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में है भी कि नहीं है, और डिमांड है तो कितना है, ठीक है, और किस वैरायटी की डिमांड है, क्या प्रोडक्ट जो है हमको जो है करना है, प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है हमारे पास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। अब हमारे पास डिमांड तो पता चल गया भाई कि इस प्रोडक्ट की इस मार्केट में डिमांड है, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमको जो है एनालाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हुआ हमारे पास, और हमारे पास लेबर हुआ, इन सब चीज़ों को जो है कितना चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए, तो इन सब चीज़ों को जो है प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो है एनालाइज करते हैं, उसको जो है देखते हैं कि भाई क्या क्या कैसे हो सकता है, ठीक। अब हमारा दूसरा है ये है कॉस्ट एनालिसिस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर भाई जैसे किसी प्रोडक्ट का हम लोग जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर उस प्रोडक्ट का कॉस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे तो क्या होता है कि प्रॉफिट हमारा जो है कम हो जाएगा, ठीक। जैसे हमको किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए देखते हैं कि 10 रुपये का पूरा टोटल कॉस्ट आ रहा है, ठीक, और जो उसकी डिमांड है उसके जो वेरियस फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हमको जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें हम उस प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ दो रुपया उसमें जो है प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये का हमारा कॉस्ट आया, 2 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट उसमें ऐड कर सकते हैं, तो टोटल उसका प्राइस होगा वो होगा 12 रुपया, ठीक है। अब 12 रुपये में
जो है हमारे पास प्रॉफिट तो हमारा 2 ही रुपया हुआ। अच्छा, अब किसी और दूसरे प्रोडक्ट की अगर बात करें तो उस प्रोडक्ट के बारे में अगर टोटल कॉस्ट हमारे पास 8 रुपया आता है, ठीक, और जो हम प्राइस सेट कर सकते हैं उसमें टोटल वो 12 रुपया जो है प्राइस सेट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो 8 और 12 के बीच का जो गैप होगा वो 4 रुपये का होगा, ठीक। अब ये 4 रुपया जो हमारा होगा वो होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट 1 में हमको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और प्रोडक्ट 2 में जो हमारे वो 4 रुपये का जो है वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे लिए प्रोडक्ट 1 जो है वो बेनिफिशियल है कि प्रोडक्ट 2 बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट 2 जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए कॉस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास मार्केट एनालिसिस एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने जैसे क्या कहते हैं डिमांड एनालिसिस कर लिया कि मार्केट में भाई कितनी डिमांड है, ठीक है। उसके बाद में हमने अपने प्रोडक्शन कैसे हम लोग करेंगे, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, किस हिसाब से करना है, वो चीज़ हम लोगों ने जो है एनालिसिस कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट एनालिसिस भी हम लोगों ने कर लिया कि भाई हमारे पास इतनी कॉस्ट, इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट लगेगी, ठीक। अब जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है वो है मार्केट एनालिसिस एंड मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब मार्केट एनालिसिस और प्राइस डिटर्मिनेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम प्राइस उस हिसाब से हमको सेट करना पड़ेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। अब पता चले कि जो है हम प्राइस ऐसा डिटरमाइन कर दिए कि हमारे पास जो है प्रॉफिट की गुंजाइश ही नहीं रह गई, हमको जो है अपना कॉस्ट ही निकालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है हमको प्राइस का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस एंड प्राइस डिटर्मिनेशन जो है करना बहुत नेसेसरी और बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने पहले कॉस्ट को एनालाइज कर लिया, अब प्राइस उस हिसाब से हम लोग सेट करेंगे कि जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन प्रेजेंट कम्पिटिटिव एज डिटर्मिनेशन ऑफ कम्पिटिटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी नेसेसरी एज वेल एज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स एंड पॉलिसीज ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइसेज आर फॉलोड इन डिफरेंट मार्केट, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारी जो प्राइसिंग के बहुत सारी पॉलिसीज होते हैं वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट तरीके से जो है अप्लाई की जाती हैं। Hence, it is difficult to analyze different kind of market as well as policies and method of determining prices in them, ठीक है। बहुत सारी प्राइस स्ट्रेटेजी जो है बहुत सारे डिफरेंट मार्केट में अलग अलग तरीके से जो है अप्लाई की जाती हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई इस मार्केट कंडीशन में कौन सी प्राइसिंग जो है स्ट्रेटेजी को जो है अपनाया जाए या किस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को जो है हम लोग फॉलो करें। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो इसको हम लोग इसीलिए यूज़ किया जाता है। हैंस बिजनेस, इसमें लिखा हुआ है हैंस बिजनेस इकोनॉमिक्स कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प अस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को प्राइस डिटर्मिनेशन में जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। बहुत सारा मतलब बहुत मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि हमारे पास डिमांड पहले हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, फिर हमारा जो कॉस्ट एनालिसिस होता है उसके बाद में हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं और मार्केट में क्या कंपटीशन है इस हिसाब से जो है हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग प्राइस उसका डिटरमाइन करते हैं कि भाई प्राइस किस हिसाब से है, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास है फैक्टर प्राइस एनालिसिस। अच्छा, ये फैक्टर प्राइस एनालिसिस क्या होता है? अगर फैक्टर प्राइस एनालिसिस की बात करें तो फैक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ जो होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो बहुत डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जैसे लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, इन सारे चीज़ों को मिलके एक, जब तक ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे तो प्रोडक्शन करना हमारे लिए जो है इम्पॉसिबल है। इन्हीं सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इन प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस होगा उसको भी हम लोग जो है सेट करेंगे कि इस हिसाब से सेट करेंगे कि जो है हमको प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है फैक्टर प्राइस एनालिसिस भी करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग एनी बिजनेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है।
अब इसमें लिखा हुआ पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इज वेरी नेसेसरी टू, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इज वेरी नेसेसरी टू। इन सारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिजनेस हैज़ टू पे फॉर द यूज़ ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो बिजनेसमैन होता है वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ अमाउंट में पे करता है, ठीक है। वो इन फॉर्म में, जैसे वो वेजेस के फॉर्म में हुआ, वो रेंट के फॉर्म में हुआ, अगर एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी पे करते हैं, अगर शेयर होल्डर है तो उसको प्रॉफिट पे करते हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट्स हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किया जाता है। तो इन सब की वजह से जो है फैक्टर प्राइस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैक्टर प्राइस एनालिसिस इस हिसाब से हम लोग जो है पे करते हैं या इस हिसाब से सेट करते हैं कि जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और जो हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टर प्राइस एनालिसिस। सो गाइज अब हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं कि क्या है हम लोग में ये चार फैक्टर्स हमने, चार पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। पहला है हमारे पास डिमांड एनालिसिस, फिर उसके बाद में हम लोग जो है उसके क्या कहते हैं कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग जो है उसके क्या कहते हैं प्राइस को जो है एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग जो है फैक्टर प्राइस एनालिसिस करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि हमारे पास है कि किस जो नेचर इसका क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर कैसा है, मतलब कैसा नेचर होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किस नेचर का होता है। इसको समझने के लिए हमको दो भाग में, इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास साइंस है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है आर्ट है, ठीक है। पहला हमारे पास साइंस है, ये साइंस हुआ, और दूसरा हमारे पास ये आर्ट हुआ, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट को हम लोग जो है अच्छे से समझते हैं कि ये आखिर ये साइंस क्या कहता है और आर्ट क्या कहता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको साइंस पहले समझते हैं कि साइंस क्या कहता है, इकोनॉमिक्स एज साइंस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, इसको भी टू पार्ट में जो है डिफाइन किया गया है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव साइंस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव साइंस की अगर बात करें तो ये जो कहता है वो कहता है कि रियल में क्या चीज़ है, ठीक है, ये रियल में आखिर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कोई चीज़ है तो वो रियल में कैसा है, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए तो ये बोलता है कि पॉजिटिव साइंस स्टडीज द रियल सिचुएशन एंड गिव्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज। मतलब कि ये कहता है कि कोई चीज़ है तो वो क्या है, ठीक है, और वो रियल में क्या है, ठीक है। ये चीज़ हमारा जो है पॉजिटिव साइंस बोलता है। अब जो नॉर्मेटिव साइंस होता है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्म्स, ठीक है, जो नॉर्म्स होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे रूल्स हुआ, रेगुलेशन हुआ, कोई क्या किस तरीके से क्या रूल्स है और क्या रेगुलेशन है किसी चीज़ के बारे में, तो ये हमारा जो है नॉर्मेटिव साइंस होता है। इसमें हम लोगों को मतलब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें होता है कि अगर ये तो रियल बताता है, ठीक है, पॉजिटिव साइंस रियल बताता है। अब ये बताता है कि ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं। मतलब पहले से ही एक रूल्स और एक जो है रेगुलेशन सेट कर दिया गया है कि भाई ये चीज़ें होंगी, यही चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, ये चीज़ें मतलब इसके सारे नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। पॉजिटिव साइंस में रियल सिचुएशन बताया जाता है कि आखिर में ये रियल में क्या है, कि व्हाट इज। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि व्हाट इज, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि व्हाट शुड बी, ठीक है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ठीक है। ये नॉर्मेटिव साइंस में होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। ये साइंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं कि साइंस में क्या है। सिस्टमेटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस, ठीक है। साइंस एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट प्रोपाउंडेड द लॉ, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है ये, ठीक है। एवरी साइंस हैज इट्स ओन लॉ एंड प्रिंसिपल विच इज एप्लीकेबल इन गुड कंडीशन ओनली, ठीक है। साइंस हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स गिवन बिलो, ठीक है। एक ये पॉजिटिव हुआ हमारे पास, एक दूसरा नॉर्मेटिव साइंस हुआ, ठीक है। ये तो रहा हमारा साइंस, ठीक है। अब हम आर्ट की बात कर लेते हैं कि आर्ट में क्या होता है, ठीक है। अगर आर्ट की बात करें तो जैसा साइंस बताता है कि भाई यही चीज़ें होनी चाहिए, कि व्हाट शुड बी या व्हाट इज़ या व्हाट इज़ बैड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साइंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब साइंस ने जो है डिक्लेयर कर दिया कि भाई यही चीज़ें होंगी, व्हाट शुड बी, क्या हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें किस हिसाब से होंगी, उस चीज़ों को किस तरीके से हम करेंगे, कि भाई साइंस ने बता दिया कि जो है यही चीज़ें होंगी, ये चीज़ होगा, ठीक। ये जैसे ये कोई वो हुआ ए, जैसे कोई सब्जेक्ट हुआ या कोई जो है पर्टिकुलर आइटम हुआ ए, ठीक है। ये ए जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक है।
ये इस तरीके से होगा, ठीक। अब ये जो आर्ट हुआ, आर्ट होता है वो इस एक को किस तरीके से करना है, किस चीज़ में, मतलब किस तरीके से इसको करना है, ये हमको बताएगा, वो आर्ट बताएगा, ठीक है। ठीक है, जो काम करने का जो ढंग बताता है वो आर्ट बताता है, और जो साइंस होता है वो सिर्फ रियल बताता है, और वो बताता है कि नॉर्म्स और रेगुलेशन के हिसाब से क्या है, किस चीज़ हो सकती है। तो ये हमारा जो है साइंस बताएगा, और आर्ट होगा कि वो चीज़ें हैं तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वो हमारा जो बताएगा वो आर्ट बताएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी हम पढ़ लेते हैं। आर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये आर्ट में लिखा हुआ है आइडियल्स और ऑब्जेक्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्मेटिव साइंस, बट हाउ टू अचीव और रियलाइज द ऑब्जेक्ट इज फंक्शन ऑफ आर्ट, ठीक है। ये तो नॉर्मेटिव, ये एक नॉर्म सेट कर दिया कि भाई यही होगा, ठीक, ये तो साइंस हो गया, ठीक। अब इस चीज को कैसे हम लोग अचीव करेंगे वो जो बताता है वो हमको आर्ट बताता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आर्ट। तो इसीलिए हम लोग जो है कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स होता है वो साइंस के साथ साथ आर्ट भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग जो है समझ गए होंगे कि साइंस में क्या होता है और आर्ट में क्या होता है, ठीक है, और साइंस का उपयोग कब किया जाता है और आर्ट का यूज कब किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग अगर पढ़ें तो आगे हमारे पास दिया हुआ है इसके जो है लिमिटेशंस दिए हुए हैं, लिमिटेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर इसके बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिमिटेशन की अगर बात करें तो इसमें 3 से 4 पॉइंट्स इसमें यहाँ दिया हुआ है कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। तो इसमें मेन जो है वो पहला हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। इन बिजनेस इकोनॉमिक्स बी स्टडी इकोनॉमिक लॉ एंड प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ फर्म्स, ठीक है। ये वेलफेयर ऑफ फर्म पे फोकस करता है, नॉट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये दो चीज़ें देखिए आप, वेलफेयर ऑफ फर्म एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो ये इसके जो है लिमिटेशन हुए कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ फर्म पे फोकस होता है, पब्लिक पे फोकस नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको जो है फर्म के वेलफेयर से मतलब रहता है, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रहता, सोसाइटी चाहे जहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सोसाइटी के बेनिफिट से कोई इसको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन हुई कि भाई जो है सिर्फ फर्म पे अपने फोकस करता है। अच्छा, दूसरा जो लिमिटेशन हमारे पास है वो है कि इन बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉन एक्टिविटीज़, जैसे नॉन एक्टिविटीज़ विच आर इन मॉनेटरी नेचर, ठीक है। ये मॉनेटरी नेचर की एक्टिविटीज़ पे फोकस सिर्फ करता है, जो नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ का जो नेचर होता है उस पर फोकस नहीं करता है, ठीक है, उसको इन्वॉल्व नहीं करता है। तो ये इसका अगेन दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री नेशन और होल इकोनॉमी आर नॉट स्टडीज़। ये इसका एक नैरो टर्म है कि भाई जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके एक फर्म के बारे में जो है फोकस करता है, पूरे इंडस्ट्री के बारे में या होल इकोनॉमी के बारे में, होल कंट्री के बारे में जो है ये फोकस नहीं करता है। ये एक नैरो टर्म है, वाइडर टर्म नहीं होता है। तो ये इसके एक लिमिटेशन है। चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स बी स्टडी द इकोनॉमिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही चीज़ें यहाँ भी दिया हुआ है कि ये माइक्रो टर्म में होता है, मैक्रो टर्म में नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है, एक फर्म पे फोकस करता है, और मैक्रो लेवल पे जैसे इसका वाइडर टर्म नहीं होता है, इसमें एक पूरे एग्रीगेट लेवल पे फोकस नहीं करता है, जैसे पूरी इंडस्ट्री का हुआ, पूरे इकोनॉमी की हुई, और पूरे जो क्या कहते हैं पूरी इकोनॉमी के ऊपर ये फोकस नहीं करता है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके लिमिटेशन है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो गाइज हम लोगों ने आज पढ़ा कि मीनिंग क्या होता है और स्कोप्स क्या हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके नेचर क्या हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। तो इन सारे जो है टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा। और गाइज अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ कमेंट है, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और इसमें और क्या जो है आप चाहते हैं उसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है रेगुलरली NTA-UG नेट के रिगार्डिंग जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड हो सके। तो जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो है जो हमारा ये नया कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें जो है हम NTA-UG नेट के प्रत्येक जो है यूनिट को जो है कवर करेंगे, सारी यूनिट्स को कवर किया जाएगा इसमें, और सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा।
तो गाइज आप लोग जो भी NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी सोच रहे हैं कि भाई हमको करना है, दिसंबर अटेम्प्ट में हमको देना है NTA UGC नेट, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इससे अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी यूनिट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के MCQs हैं, सारे एक्सपेक्टेड MCQs आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। इस क्लास में ही आपको जो है सारे वीडियोज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के और एक्सपेक्टेड MCQs को सारी वीडियोज़ जो है आपको यहीं एक्सप्लेन की जाएंगी, इसी चैनल पे एक्सप्लेन की जाएंगी। तो और जो है जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है हमारा मेन मोटिव है कि इस बार जो है JRF मैक्सिमम लोगों का जो है JRF क्लियर हो। ठीक है, तो गाइज आप लोग इस चैनल पे आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी दोस्त यार आपके हों जो NTA UGC नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे उनका भी जो है उनको भी लाभ हो सके। तो और एक चीज़ और कि जैसे कोई भी स्टूडेंट हो, वो कॉमर्स से अगर है, कॉमर्स स्ट्रीम से है, तो वो NTA UGC नेट का है या किसी भी जो है क्लास का है, वो अगर अपने स्टडी के दौरान आपको उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है, तो गाइज आप लोग जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप जो है किसी भी समय जो है कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। एनी टाइम 24/7 कभी भी आप कुछ भी पूछना है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको जो है कोई सजेशन देना है, तो उसको आप तो कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 7007740267, इस पे आप एनी टाइम 24/7 आप कभी भी जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आप लोग जो है इस चैनल पे जो है बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और आगे हम लोग जो है कल जो है हमारा जो आगे का जो यूनिट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसके बाद में डिमांड है, और आगे जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसको जो है वीडियोस आपको रेगुलर मिलेगी। इस यूनिट 3 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है नई यूनिट शुरू करेंगे, वो यूनिट नंबर 1 जो है शुरू करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो है हम लोग सारी यूनिट्स को कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी सजेशन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है कल हम लोग मिलेंगे फिर से। ओके, बाय बाय।